इंपॉर्टेंट पार्ट है डायमेंशनल एनालिसिस। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से इसको सीखेंगे, किस तरह से ये इन्वॉल्व है हमारी मैथ से, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को एक चीज समझनी है। हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी किया हुआ है। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? तो हम जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो नेचर में जो जो कैरेक्टर्स हैं और वो कैरेक्टर के बेसिस पर हम जो जो क्वांटिटी नेचर में क्रिएट कर सकते हैं वो सब क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। अब हमने जाना था कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है प्रीवियस लेक्चर में कि ये हमको दो तरह से मिलती है। एक का तो हमने नाम रखा था फंडामेंटल क्वांटिटीज, और एक का नाम उन्होंने क्या रखा था? डिराइव्ड। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज हमको किसके बारे में बताती है? तो आंसर है जो जो क्वांटिटी नेचर में जो जो कंपोनेंट है उन कंपोनेंट की कौन कौन से कैरेक्टर को हम मेजर कर सकते हैं, उसी को हमने नाम क्या दिया है? फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज हमको नेचर में इतनी सारी देखने को मिल गई कि बड़े हम कंफ्यूज होने लगे और उनकी मेजरमेंट करते करते हम थक जाते थे और हमको बहुत सारी क्वांटिटी देखने को मिली। तो हम लोगों ने क्या किया? कैटेगराइजेशन किया। क्या किया? कैटेगराइजेशन। तो हमने कैटेगराइजेशन करके हमने ये बनाया कि फिजिकल क्वांटिटीज आपको दो तरह की मिलती है नेचर में। एक का नाम रखा हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरे का नाम रखा डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है दिस, ये नेचर का एक कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट के पास कुछ ऐसे कैरेक्टर है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ऐसे कौन से कैरेक्टर हम इसको मेजर कर सकते हैं? तो हमने आपको बताया कि इस ऑब्जेक्ट के पास साइज है तो हम इस साइज को मेजर कर सकते हैं। ओके, तो हमने इस साइज को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया लेंथ। तो हम इसकी क्या नाप सकते हैं? लेंथ नाप सकते हैं। ओके, इसी तरह से इस ऑब्जेक्ट के पास एक और दूसरी तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये मैं अपने हाथ पर रखता हूँ तो ये मेरे हाथ को प्रेस करता है, मीन्स मेरे हाथ को क्या करता है? दबाता है। तो इस दबाने वाले गुण को भी मैं नापना चाहता हूँ। क्यों नापना चाहता हूँ? क्योंकि रिक्वायरमेंट है। अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट डाल लेता हूँ नेचर का तो ये मेरे हाथ को ज्यादा दबाता है, इस ऑब्जेक्ट को उठाता हूँ तो ये मेरे हाथ को कम दबाता है। तो इसका मतलब ये दबाने वाले गुण को भी हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और हम इसको मेजर करने से पहले हम इसको एक पर्टिकुलर नाम देना चाहते हैं। तो हमने इसको नाम दे दिया मास। क्या नाम दे दिया? मास। तो एक ही ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के पास दो तरह के कैरेक्टर है, एक साइज उसको नाम दिया लेंथ और दूसरा मास। ठीक है, और ये दोनों कैरेक्टर हम नाप सकते हैं। तो ये हमारे क्या बन गए? फिजिकल क्वांटिटी बन गई। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी हमने देखी, इन्वेंट की, एक का नाम क्या रखा? लेंथ और एक का नाम हमने क्या रखा? मास। इन दोनों को हम नापेंगे। अच्छा, अब हमने ये देखा कि एक ही बॉडी है, उसी बॉडी के पास दोनों तरह के कैरेक्टर है, साइज भी है, मास भी है। तो हमने सोचा ठीक है, इतना ज्यादा नॉलेज क्यों डेवलप करते हैं, लेंथ को नाप लेंगे तो मास को नापने की क्या जरूरत है? एक ही ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक है वो। तो हमने देखा कि जब हमने एक ऑब्जेक्ट ली जिसका साइज इतना बड़ा था, ओके, और एक ऑब्जेक्ट ली हमने दिस, इसका साइज इतना कम था, दोनों को अपने हाथ पर रखा। तो जब हमने इसको अपने हाथ पर रखा तो इसने मेरे हाथ को ज्यादा दबा दिया और इस ऑब्जेक्ट को मैंने अपने हाथ पर रखा तो इसने मेरे हाथ को कम प्रेस किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके पास साइज ज्यादा होना चाहिए था तो उसके पास मास भी ज्यादा होना चाहिए था, जिसके पास साइज कम है उसके पास मास भी कम होना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया। जो बड़ा है वो कम दबाता है, जो छोटा है वो ज्यादा दबा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही ऑब्जेक्ट के पास दो कैरेक्टर तो हैं, बट उन कैरेक्टर को आप एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर को डिफाइन नहीं कर सकते। लेंथ को मास से, मास को लेंथ से डिफाइन नहीं किया सकता। तो लेंथ अलग है और मास अलग है। अदरवाइज हमको मास को अलग नापने की क्या जरूरत पड़ती? एक ही ऑब्जेक्ट के कैरेक्टर तो है, तो ये जरूरत है। ठीक है ना। अगर साइज से मास का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, साइज से आप मास को नहीं नाप सकते। मास अपने आप में क्या होती है? एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इस तरह से लेंथ और मास दो कैरेक्टर है एक ही बॉडी के, लेंथ अलग है, मास अलग है। ओके, बट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इसलिए हमने इनको क्या नाम दिया? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इनको किसमें काउंट किया जाता है? लेंथ और मास को? आंसर है फंडामेंटल क्वांटिटी में काउंट किया जाता है।
या फिर लेंथ और मास एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। इसी तरह से हमने और भी क्वांटिटी को देखा, जैसे टाइम। अब टाइम भी हमारी एक ऐसी क्वांटिटी है फिजिकल जिसको हम लेंथ में तोल कर नहीं बता सकते, तो ये भी हमारी क्या बन गई? यस, फंडामेंटल क्वांटिटी बन गई। तो इस तरह से हमने देखा लेंथ, मास, टाइम, और बताइए, और भी मैंने आपको बताई थी टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस तरह से हमने देखा तो हमको 7 टाइप की नेचर में फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी मिलती है। अब ये ऐसी क्वांटिटी है जो दूसरों पर डिपेंड नहीं करती है, तो हमने अगर इनको मेजर करना सीख लिया तो दुनिया की सभी तरह की क्वांटिटी को मेजर करना सीख लिया। एनीवे, ये तो प्रीवियस लेक्चर की बात है। अब हम जो चीज पढ़ना चाहते हैं डायमेंशन, उसमें किसका इंपॉर्टेंस है, तो उसमें हम पढ़ेंगे डिराइव क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? डिराइव। बट डिराइव क्वांटिटी को समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। तो मैंने आपको बताया फंडामेंटल क्वांटिटी उनको कहना है जो इंडिपेंडेंट होते हैं, और डिराइव क्वांटिटी उनको कहना है जो डिपेंडेंट होते हैं या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी के बेसिस पर बनाए जाते हैं। जैसे हमने एक क्वांटिटी नेचर में क्रिएट की, जिसका नाम रखा हमने एरिया। अब यहां से हमारी स्टडी स्टार्ट होती है डायमेंशन की। अब आपको एरिया बनाना है। अब एरिया बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो एरिया का आपने एक बेसिक फॉर्मूला बनाया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, एक इस डायरेक्शन की लेंथ लोगे, ठीक है, और एक इस डायरेक्शन की लेंथ लोगे। तो आपने एरिया क्रिएट करने के लिए 2 डायरेक्शन इन्वॉल्व की, दिस वे एंड दिस वे। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। अब एरिया का जो हम फॉर्मूला बनाते हैं तो हम उसके फॉर्मूले को बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। और ब्रेथ एक्चुअल में है क्या? साइड ही तो है। ये वाला साइड ऐसे कर दिया, ये वाली डायरेक्शन को ऐसी डायरेक्शन बना दिया, तो ये क्या बन गई? ब्रेथ। और इसी डायरेक्शन को ऐसे कर दिया तो ये हाइट बन गई, और इसी डायरेक्शन को ऐसे कर दिया तो ये क्या बन गई? लेंथ बन गई। लेकिन एक्चुअल में है तो साइड, और साइड का नाम क्या रखा है? लेंथ। तो हमने क्या किया कि ठीक है भाई, एरिया बनाने के लिए हम इसको ब्रेथ ना बोलकर ब्रेथ को ही हम लेंथ मान लेंगे। ब्रेथ को ही हम क्या मान लेंगे? लेंथ। तो एरिया के फॉर्मूले में कितनी बार लेंथ आती है? एक बार या 2 बार? क्या एरिया एक लाइन में समा सकता है कि उसके लिए ये वाली डायरेक्शन भी चाहिए? हाँ, तो डायमेंशन का मीनिंग होता है डायरेक्शन, कि आपने जो ड्राइव क्वांटिटी क्रिएट की है या बनाई है, वो ड्राइव क्वांटिटी कितनी बार फंडामेंटल क्वांटिटी पर, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, और वो फंडामेंटल क्वांटिटी उसमें कितनी बार आती है। जैसे मैंने आपको बताया, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ब्रेथ भी क्या है? लेंथ। तो इसमें एरिया के लिए कितनी बार लेंथ को यूज किया? 2 बार। और उनका मल्टीप्लिकेशन हमको क्या दे देता है? एरिया। तो हम कहेंगे कि एरिया में लेंथ की डायमेंशन कितनी? 2। कितनी? 2। इसी तरह से हमने वॉल्यूम को बनाया। किसको बनाया? वॉल्यूम। और वॉल्यूम का आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और अभी मैंने आपको बताया कि लेंथ ही ब्रेथ है, ब्रेथ ही हाइट है। तीनों चीजें क्या है? लेंथ। लेकिन वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए कितनी वाली लेंथ चाहिए? ये वाली लेंथ भी चाहिए, ये वाली लेंथ भी चाहिए, और ये वाली लेंथ भी चाहिए। ये जो चीज बनी आपके चारों तरफ स्पेस में, इसका नाम क्या रखा हमने? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में लेंथ आती है, लेकिन कितनी बार आती है? 3 टाइम्स। तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम में लेंथ की 3 डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब पावर, या आप ये बोल सकते हो डायरेक्शन, कि कौन कौन सी डायरेक्शन में है। क्लियर है? तो अब एक चीज समझिए जरा, मैंने आपको बताया एरिया। एरिया के फॉर्मूले में लेंथ आती है, ठीक है? ओके, कितनी बार लेंथ आती है? 2 बार। इससे क्या मतलब है? इससे आप 2 चीजें समझोगे। पहली चीज तो ये है कि एरिया में जो फंडामेंटल क्वांटिटी आती है उसका नाम है लेंथ। दूसरी चीज, वो लेंथ इस एरिया में कितनी बार आती है? 1, 2 बार। अब आपने क्या किया? लेंथ को डबल किया। क्या किया? लेंथ को डबल। तो बताइए एरिया कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा? 2 टाइम्स या 4 टाइम्स? तो आप कहोगे 4 टाइम। क्यों 4 टाइम बोल पाए आप? क्योंकि एक बार लेंथ 2 बार है तो लेंथ की पावर कितनी हुई? 2। और यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो एरिया कितनी टाइम इंक्रीज हो जाता है? 4 टाइम।
तो अगर आप लेंथ डबल करते हो तो एरिया डबल नहीं होता, होता है। इसका मतलब ये है कि लेंथ से एरिया इफेक्टेड होता है, इसलिए एरिया में लेंथ क्या है, एक डायमेंशन है। समझ में आई बात? अच्छा, फिर से अब हमने वॉल्यूम के बारे में बात की। अब वॉल्यूम में वॉल्यूम का फॉर्मूला याद किया पहले, तो जो डेफिनेशन से हमने बनाया, क्या बनाया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब हमारे वॉल्यूम में लेंथ कितनी बार शामिल हुई, 3 बार, तो 3 उसकी डायमेंशन हो गई या उसकी 3 डायरेक्शन हो गई। अब हमने क्या किया, लेंथ को डबल कर दिया, तो बताइए वॉल्यूम का क्या होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा। ट्रिपल होगा कितने का है, 2 किया ना, 2 का क्यू कितना होता है, 8, तो हमारा वॉल्यूम 8 टाइम चेंज हो जाता है। क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए ना क्या होता है, लेंथ का पावर क्यू। तो अगर आप यहाँ पे 2 रख दोगे तो कितने टाइम चेंज हुआ, 8 टाइम। तो इस तरह से लेंथ को अगर डबल करते हो तो वॉल्यूम डबल नहीं होता है, 8 टाइम इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ उसमें 3 बार आती, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये उसकी क्या कहलाती है, डायमेंशन कहलाती है। अब इसी तरह से हमने ये देखा कि किसी भी ड्राई क्वांटिटी को बनाने के लिए हम एक फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करते हैं। 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो ड्राई क्वांटिटी कौन कौन सी क्वांटिटी से एक्सप्रेस हो सकती है। जैसे हमने स्पीड बनाई, स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सब लोगों को याद है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपके पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है। डिस्टेंस बेसिकली क्या होती है, लेंथ। अगर मैं बड़ी लेंथ रखूंगा तो मेरी स्पीड का क्या होगा, मेरे को स्पीड भी ज्यादा रखनी पड़ेगी, तभी मैं ज्यादा डिस्टेंस तक जाऊंगा। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, हमको डबरा से ग्वालियर जाना है। अब हमको डबरा से ग्वालियर जाना है, कैसे जाओगे, पैदल चल के जाओगे या मोटरसाइकिल से जाओगे या कार से जाओगे। तो आप नेचर का कोई भी कंपोनेंट यूज कर सकते हो, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। पैदल तो ऑब्वियसली नहीं चलोगे क्योंकि अब आदत नहीं है इतना चलने की, तो ठीक है मोटरसाइकिल से। आप मोटरसाइकिल से जाते हो, आपकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाते हो, और आपको ग्वालियर पहुंचना है 45 किलोमीटर। ठीक, अब आप कार से जाते हो, कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए 45 किलोमीटर कवर करने में आप 20 की रफ्तार में जाना पसंद करोगे या 50 की? 50 से जाओगे तब भी वही डिस्टेंस कवर हुआ, और क्या बोलते हैं 20 से जाओगे तब भी वही डिस्टेंस कवर हुआ, लेकिन एक डिफरेंस है। किसका, एक में टाइम कम लग रहा है, एक में टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम किसमें कम लग रहा है, जिसकी स्पीड ज्यादा है। टाइम किसमें ज्यादा लग रहा है, इसकी स्पीड कम है। तो इसका मतलब यह है कि स्पीड टाइम से इफेक्टेड होती है। तो टाइम स्पीड की एक डायमेंशन है, बात समझ में आई। और डिस्टेंस तो वो कवर करेगी, जब कोई चीज चलेगी तो वो डिस्टेंस तो उसके साथ जुड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि चलने वाले ऑब्जेक्ट के साथ डिस्टेंस भी होती है। तो स्पीड में एक डायमेंशन क्या है, डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ। अच्छा, अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो स्पीड का क्या होगा, तो आंसर है स्पीड भी 2 ही रहेगी, क्योंकि स्पीड का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ की पावर कितनी है, 1, स्पीड की पावर कितनी है, 1, टाइम की पावर कितनी है, 1। तो सब पर 1 1 है। तो इसका मतलब लेंथ डबल होगी तो स्पीड भी कितनी रहेगी, डबल। कैसी रहेगी, डबल। अगर इसमें पावर 2 लगी होती तो लेंथ डबल करने की स्पीड भी क्या हो जाती, 4 टाइम होती जाती। बट इसकी पावर कितनी है, 1 है। कुछ नहीं तो 1 ही मानोगे ना। जैसे वॉल्यूम में एम की पावर कितनी थी, 3। तो अगर आप यहाँ पर 2 रख रहे तो कितना आ रहा था, 8। एरिया में कितना था, 2, तो 2 रख रहे तो कितना आ रहा था, 4। इस तरह से, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होती है, एक तरह की डायमेंशन होती है, वो हमको ये बताती है कि अगर आपने कोई फंडामेंटल क्वांटिटी, वो ड्राइव क्वांटिटी बनाई है, तो वो ड्राइव क्वांटिटी कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, और वो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार उस क्वांटिटी में इन्वॉल्व है। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज, अब डायमेंशन बनाते समय हम फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या करते हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवाइड करते हैं। अगर आपको एरिया बनाना है तो आपने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। वॉल्यूम बनाना है तब भी आपने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। लेकिन स्पीड बनाना है तो क्या किया आपने, डिवाइड किया। तो सुनिए, अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं, जरा स्पेस क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर, देखिए जरा, ये स्पीड है हमारे पास। स्पीड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेंथ मल्टीप्लाई टाइम की पावर -1 लिख सकता हूँ, क्योंकि जब ये नीचे चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है,
ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लेंथ की पावर कैसी है, पॉजिटिव, यहाँ पर टाइम की पावर कैसी है, नेगेटिव, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है, मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पर भी किसका मल्टीप्लिकेशन हुआ था, लेंथ का, लेंथ पे किया था ना। तो देखिए भले ही क्वांटिटी की पावर नेगेटिव हो, नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब डिवाइड करना, पॉजिटिव का मतलब मल्टीप्लाई करना, लेकिन अगर आप उसकी पावर को नेगेटिव कर देते हो तब भी इन दोनों में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और अगर वो क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव होती है, आप बोलिए, बोल इधर देखो बैठो आप, ये स्पीड का फॉर्मूला है लेंथ इनटू टाइम। अब ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में लेंथ आती है, तो आप लेंथ से लेंथ का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या आता है, लेंथ और टाइम आता है। तो टाइम का आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, लेकिन एक्चुअल में वो भी मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन कैसा, टाइम की पावर का माइनस, नेगेटिव मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि अगर आप टाइम को नीचे ले जाओगे तो पॉजिटिव है, और ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, हाँ। तो इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर है। तो दोनों सिचुएशन हम क्या करते हैं, क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं। तो किसी भी डायरेक्ट क्वांटिटी को बनाने के लिए या तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या फिर क्या करेंगे, उसका डिवाइड करेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ली जिसका मास है 2 kg, कितना kg, 2 kg, और उस 2 kg को मैंने ऐसे थ्रो किया फ्लोर पर, यहां से वहां तक जाता है 10 मीटर, कितना मीटर जाता है, 10 मीटर। अब मैंने ये 2 kg के ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के लिए कुछ किया होगा, कुछ करने का मतलब होता है मैंने उसका फोर्स लगाया। क्या लगाया, फोर्स। आप समझना यार, अभी मैंने 2 किलो का फोर्स लगाया, अब मैंने 2 की जगह 4 kg का वेट ले लिया, और अब मैंने उसको थ्रो किया, ऐसे थ्रो कर दिया। तो अब मुझे बताइए फोर्स उतना ही लगाना पड़ेगा या ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्यों ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स जो 2 था मैंने उसको डबल कर दिया, तो मेरे को फोर्स ज्यादा लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो होता है वो मास पर डिपेंड करता है। तो फोर्स में मास क्या है, एक डायमेंशन है, और मास कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए वो फोर्स किससे बना है, फोर्स डिराइव क्वांटिटी है, क्योंकि वो किस पर डिपेंड करता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर है। इसी तरह से ये 10 मीटर का डिस्टेंस है, समझ लेना बात को। अब 10 मीटर तक मेरे को एक 2 kg की बॉडी है या 1 kg की बॉडी है या 1 मिलीग्राम, बहुत छोटी सी ऑब्जेक्ट है। अब मैंने उसको फेंका, ठीक है, वहां से वहां तक पहुंच गई 10 सेकेंड, 10 मीटर गई 10 सेकेंड, ओके। अब मैंने क्या किया, उसी ऑब्जेक्ट को बहुत तेजी से फेंका, तो मैंने देखा कि 2 सेकेंड में पहुंच गई। पहले कितने में गई थी, 10 में, अब कितने हो गई, कैसे हो गया ये तो आंसर है मैंने फोर्स ज्यादा लगाया होगा तभी तो जल्दी पहुंची। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स में टाइम भी होता है, फोर्स में टाइम भी होता है, टाइम से भी फोर्स पर क्या पड़ जाता है, इफेक्ट पड़ जाता है। इस तरह से हम कोई भी डायरेक्ट क्वांटिटी बनाते हैं और हम ये देखते हैं कि ये डायरेक्ट क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी आ रही है और वो कितनी बार आ रही है, ताकि हमारा फोर्स कितने टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके। इसी चीज को क्या कहा जाता है, डायमेंशनल एनालिसिस, कि किसी डायरेक्ट क्वांटिटी कौन कौन सी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है और कितनी बार उसमें शामिल है या कितनी बार उसमें एक्सप्रेस हो रही है, उसको क्या कहेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन सुन लो भाई। डायमेंशंस की एक तो मैंने बेसिक डेफिनेशन लिखी है। बेसिक डेफिनेशन हमको क्या बताती है, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन किसकी होती है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है सबकी डायमेंशन होती है। सो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व इन द गिवन क्वांटिटी। तो जो आपको एक क्वांटिटी दी गई है उस क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार इन्वॉल्व है उसको क्या कहेंगे, डायमेंशंस कहेंगे। द नंबर ऑफ दीज डायमेंशंस आर एक्सप्रेस्ड एज द नंबर हाउ मेनी टाइम्स द फंडामेंटल क्वांटिटी। वो वाली फंडामेंटल क्वांटिटी उस डायरेक्ट क्वांटिटी में कितनी बार आई है, कितनी बार का मतलब पावर, पावर का मतलब क्या रखा हमने, डायमेंशन, इस तरह से। और उसका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, या तो नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा या पॉजिटिव। दोनों एग्जांपल दिए थे, वॉल्यूम वाले में पॉजिटिव मल्टीप्लाई होता है और डिस्टेंस वाले वो स्पीड वाले में क्या होता है, नेगेटिव मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और आपकी बुक में जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई इस तरह की है, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी।
ठीक है, तो पावर को हम क्या कहेंगे, उसकी डायमेंशन कहेंगे, क्योंकि पावर से तो हमको पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट में कितनी बार चेंज आया है। जैसे मास की पावर 1 है, तो अगर मास को डबल करोगे तो फोर्स भी डबल ही होगा, 4 टाइम इंक्रीज नहीं होगा, इस तरह से। ठीक है, ओके। अब ये जो डायमेंशनल क्वांटिटीज होती है, डायमेंशन होती है, वो हमको नेचर में बहुत तरह की मिलती है देखने को, तो हमने उसके टाइप्स बना दिए, टाइप्स ऑफ डायमेंशन। ओके, तो इसमें देखिए टाइप्स ऑफ डायमेंशन क्या होती है, तो देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायमेंशन। नंबर 1 डायमेंशनल क्वांटिटीज और नंबर 2 नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी, या फिर इसका दूसरा नाम रखा डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो डायमेंशनल क्वांटिटी हम उनको कहेंगे जिनके पास डायमेंशन होती है, इट हैज डायमेंशन, जिसके पास डायमेंशन है उसको क्या कहा जाएगा, डायमेंशनल क्वांटिटी। और जिसके पास डायमेंशन नहीं होगी उसको हम क्या कहेंगे, नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। अब डायमेंशनल क्वांटिटी हमको 2 तरह की मिलती है, एक का नाम हम लोगों ने क्या रखा, डायमेंशनल वेरिएबल, और एक का नाम मैंने रखा डायमेंशनल कांस्टेंट। अब देखिए डायमेंशनल वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला बताइए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास और एक्सेलरेशन दोनों का कॉम्बिनेशन हमको क्या देता है, फोर्स देता है। अगर मैं मास को चेंज करूंगा, बताइए फोर्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा, किसके अनुसार, मास। लेकिन फोर्स चेंज हो रहा है, आप कैसे बता पा रहे हैं, मास चेंज कर कर। तो हम क्या कहेंगे, फोर्स में मास एक डायमेंशन है, क्या है, डायमेंशन। एक्सेलरेशन, अगर आप स्पीड को चेंज करते हो तो भी फोर्स लगाते हो, आप गाड़ी में एक्सीलरेटर देते हो तो आप स्पीड बढ़ जाती है कि बढ़ जाती है, और ब्रेक लगाते हो तो आपकी स्पीड कम हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो ब्रेक लगाना, एक्सीलरेट देना, दैट इज फोर्स अप्लाई करना, और उस फोर्स के अप्लाई करने से आपका क्या चेंज होता है, सॉरी एक्सीलरेशन चेंज होने से क्या चेंज होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स में एक्सीलरेशन भी क्या होगी, उसकी डायमेंशन होगी। हाँ, एक्सीलरेशन का बेसिक फॉर्मूला हम जानते हैं, वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, तो उसमें टाइम आ जाता है, इसलिए मैं बता रहा था कि टाइम के चेंज होने से हमारा फोर्स बदलता है। तो अब देखिए फोर्स में डायमेंशन होती है मास की, स्पीड की, टाइम की, इनके बदलने से क्या बदलता है, फोर्स बदलता है। तो फोर्स के बाद डायमेंशन है या नहीं, बताओ, है, बट कैसी है, ठीक है, क्योंकि मास बदलो तो फोर्स बदल जाएगा, तो ये वेरिएबल। इसी तरह से स्पीड, अगर स्पीड बड़ी होगी तो हमको ज्यादा स्पीड रखनी पड़ेगी, गलत बोल दिया, अगर लेंथ बड़ी होगी तो स्पीड हमको ज्यादा रखनी पड़ेगी, और लेंथ छोटी होगी तो हम कम स्पीड में भी चले जाएंगे, आराम से अप्रोच कर सकते हैं उसको। ओके, अगर हमको जल्दी जाना है तो हम अपनी स्पीड ज्यादा रखेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, समय कम लगा। अगर हमको आराम से जाना है गप्पे आते हुए तो हम अपनी स्पीड कम रखेंगे, आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन डिस्टेंस उतना ही चल रहा है। लेकिन एक बार स्पीड हमारी कम है, एक बार स्पीड ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास टाइम है। तो टाइम स्पीड की एक डायमेंशन है, लेंथ स्पीड की एक डायमेंशन है, और ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है, आंसर है वेरिएबल। तो स्पीड भी क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल। इसी तरह से वेलोसिटी, इसकी तो बहुत लंबी लिस्ट है, मोमेंटम, तो इस तरह से फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, ये बहुत सारी चीजें सब क्या कराती हैं, आपकी डायमेंशनल वेरिएबल्स कराते हैं। अब आते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब ऐसे कांस्टेंट जिनके पास डायमेंशन होती है बट वो बदलते नहीं है, ऐसे कौन से कांस्टेंट है, तो आंसर है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं कि नेचर का एक ऐसा करिश्मा है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कभी भी नहीं बदलता। सन से आने वाली स्पीड ऑफ लाइट, मार्स से रिफ्लेक्ट होकर जाने वाली स्पीड ऑफ लाइट, यूनिवर्स के किसी भी कॉर्नर से आने वाली स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। इसी तरह से मैंने आपको एक चीज बताई थी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, और कैपिटल जी का फॉर्मूला भी हम लोगों ने निकाला था इस तरह से। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमको फोर्स का फॉर्मूला पता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हम लोगों ने बेसिक में सीखा था। तो जी की वैल्यू कितनी आएगी, फोर्स मल्टीप्लाई आर स्क्वायर m1 इंटू m2, राइट। तो देखिए जी में फोर्स भी आता है, जी में डिस्टेंस यानी कि लेंथ भी आती है, जी में मास भी आता है। तो इसका मतलब कैपिटल जी में डायमेंशन होती है, फोर्स की होती है, लेंथ की होती है, मास की होती है। लेकिन फोर्स इसमें कितनी बार इन्वॉल्व है, एक बार, लेंथ 2 बार, क्योंकि पावर कितनी है 2, एक बार मास 2 बार मास, तो मास कितनी बार आ रहा है 2 बार, 2 बार m मास है ना, तो m की पावर कितनी हुई 2। तो इसका मतलब
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में मास 2 बार आता है, लेंथ 2 बार आती है, लेकिन फोर्स कितनी बार आता है? 1 बार आता है। तो जो जो चीजों से वो क्वांटिटी मिलकर बनी है वो चीजें हैं, उसकी क्या कहलाती है? डायमेंशन कहलाती है। हाँ, दूसरी चीज, अगर ये चीजें नहीं बदलती हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या बन गया? डायमेंशनल कांस्टेंट। क्लियर है? इसी तरह से गैस कांस्टेंट आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, गैस कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं आर। ठीक है, तो ये सब आप क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट। क्लियर है? ओके, अब हम बात करेंगे नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज। नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी किसको कहेंगे? तो सुनिए, इसका हमने एक और नाम रखा हुआ है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब ये भी आपकी दो तरह की होती है, एक डायमेंशनल वेरिएबल होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं। अब डायमेंशनल वेरिएबल हम किसको कहेंगे? जैसे हमने लिया स्ट्रेन। स्ट्रेन एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला हमने किस तरह से बनाया? हमने एक लेंथ ली, इसकी लेंथ सपोज करिए 2 मीटर या 1 मीटर है। अब हमने इसको पकड़ा, फोर्स लगाया और इसको टांग दिया, तो अब इसकी लेंथ 2 मीटर रहेगी या कुछ चेंज आ जाएगा? इलास्टिक वाली लेंथ चेंज आ जाएगा। तो हमने इसका फॉर्मूला बनाया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। क्या बोलेंगे उसको? स्ट्रेन। तो ऊपर भी क्या है? लेंथ। नीचे भी क्या है? लेंथ। लेंथ पे लेंथ कैंसिल हो गया, क्या बचा? कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है? डायमेंशन लेस। तो इसके पास डायमेंशन नहीं होती है, बट ये वेरिएबल है, क्योंकि अगर आप लेंथ को कम खींचोगे तो कम चेंज आएगा, ज्यादा खींच दोगे तो ज्यादा चेंज आएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? डायमेंशन लेस वेरिएबल कहलाएगी। इसी तरह से रिलेटिव डेंसिटी आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में क्या आता है? डेंसिटी ऑफ वाटर। ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा? कुछ नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? आपका डायमेंशन। इसी तरह से एंगल, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है? लेंथ है, रेडियस क्या है? लेंथ है। क्योंकि शुरू में ही मैंने आपको बता दिया कि जो लेंथ जैसी क्वांटिटी है, जैसे आर्क, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ, जो भी कुछ है, उसको नापने का एक ही तरीका है, जो लेंथ को नापने का है, तो वो सब क्या कहलाएंगी? लेंथ कहलाएंगी। तो जो प्योर रेशियो होते हैं, प्योर रेशियो उनको कहा जाता है जिसमें सेम क्वांटिटी होती है, सेम क्वांटिटी का रेशियो, ऊपर भी लेंथ तो नीचे भी लेंथ, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो ये सब क्या कहलाएंगे? आपके प्योर रेशियो। तो जो प्योर रेशियो होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? डायमेंशनलेस वेरिएबल। क्लियर है? दूसरी चीज आती है कांस्टेंट। ये तो प्योर कांस्टेंट होते हैं। प्योर कांस्टेंट किसको कहना है? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। पाई के बारे में सुना है मैथमेटिक्स में? पाई भी क्या है? एक प्योर कांस्टेंट है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया नंबर 2, अब नंबर 2 को हमने एक न्यूमेरिकल में यूज किया है और उसका मीनिंग होता है 2। तो अगर हम दूसरे न्यूमेरिकल में कहीं पर 2 आ गया तो हम उसको 2 ही बोलेंगे, 3 नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल चेंज नहीं होती है, इसलिए वो हमारा क्या कहलाएगा? यस, कांस्टेंट कहलाएगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। उसके पास डायमेंशन नहीं होती। क्लियर हो गया? ओके। किसको? किस चीज को? क्या पूछ रही? बोल M1 M2 का फॉर्मूला होता है उसका। हाँ, M1 का मतलब फर्स्ट बॉडी का मास, M2 का मतलब होता है सेकंड बॉडी का मास। हाँ, 2 बॉडी लेनी पड़ेगी, एक बॉडी आप ये हो गई, एक बॉडी ये हो गई। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। ठीक है, अब देखो अगली चीज। तो अगली चीज में जो आती है डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम समझ गए कि डायमेंशंस क्या होती है। डायमेंशंस किसकी होती हैं? जो आपकी ड्राइव क्वांटिटी है उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार आई है उसको हम क्या कहेंगे? उसकी डायमेंशन। तो अब हमने क्या किया कि ड्राइव क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक सेटअप बना दिया, एक कलेक्शन बना दिया। उस कलेक्शन का हम लोगों ने क्या नाम रखा है? डायमेंशनल फॉर्मूला। ये डायमेंशनल फॉर्मूला उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताएगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है और उसमें वो फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइम्स आ रही है, उसको हम क्या कहेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बेसिकली ये जो डायमेंशंस है, हमने फिजिक्स की मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स।
तो मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है, उसको स्टडी करने के लिए हमने डायमेंशन का इन्वेंशन किया हुआ था। बट फिर हमने देखा कि आगे जाके हमारी और भी फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी आ गई, थर्मोडायनेमिक्स आ गया, हीट वगैरह के चैप्टर आ गए। तो जैसे जैसे नई नई ब्रांच हम बनाते गए, तो फिर हमने ये डायमेंशन का जो फंडा है वो हर ब्रांचों में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और हर ब्रांच के लिए हम उसको स्टडी करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे मैकेनिक्स के लिए। इसके लिए मैकेनिक्स, अब मैकेनिक्स में डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है, उस डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखने का तरीका क्या होता है, हमारे पास एक बड़ा ब्रैकेट हम बनाते हैं इस तरह से। क्या बनाएंगे, एक बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, यहां पर हम लिखेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका हमको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। यहां पर क्या लिखा जाएगा, वो वाली फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। अब ये वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है और उसकी डायमेंशन क्या है, वो हम कहां लिखेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर। तो हम जानते हैं मैकेनिक्स में जितनी भी चीज हम जाना तो नॉर्मली पढ़ेंगे, उसमें मास आता है। क्या आता है, मास, लेंथ आती है। अभी मैं फोर्स के बारे में बता रहा था, उसमें क्या आ रहा था, मास आ रहा था, ठीक है, लेंथ भी आ रही थी, टाइम भी आ रहा था। तो इस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरह लिखा जाएगा, mLT। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी में m कितनी बार आया है, तो हम इसकी पावर क्या लगा देंगे, a। n कितनी बार आया है तो इसकी पावर लगा देंगे b। t कितनी बार आया है तो इसकी पावर लगा देंगे c। तो ये क्या बन जाएगा, उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का या ड्राइव क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैकेनिक्स में आपकी तीन ही चीजें होगी, मास होगा, लेंथ होगी और टाइम होगा। और जब आप आगे की ब्रांच पढ़ेंगे जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का आप जब स्टडी करते हैं तो उसमें जब फिजिकल क्वांटिटी आपकी आती है तो उसमें मास भी आता है, लेंथ भी आती है, टाइम भी आता है और एक चीज और इन्वॉल्व हो जाती है, टेम्परेचर। तो फिर आपको एक डायमेंशन और लेनी पड़ती है। फिर यहाँ पर इसकी पावर a, इसकी पावर b, इसकी पावर c, तो ये इसकी पावर कितनी हो जाएगी, d। और जब आप आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, m आएगा, n आएगा, t आएगा, लेकिन टेम्परेचर जैसी कोई चीज नहीं आएगी। तो वहां पर एक करंट आएगी, तो करंट के लिए होता है एम्पियर। तो a, b, c और d। तो इस तरह से हमारी जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो डायमेंशनल क्वांटिटी इस फॉर्म में, इस कलेक्शन के रूप में लिखी जाएगी। ये बात समझ में आ गई सबको। अब इनको बनाने का क्या तरीका होता है, ये तो बेसिक फॉर्मूला मैंने लिख दिया कि डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखने का तरीका क्या है। एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी और उस फिजिकल क्वांटिटी की इक्वल में उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपको इंक्वायरी देगा कि उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है, मास है कि नहीं, लेंथ है कि नहीं, टाइम है कि नहीं। अगर तीनों चीजें हैं तो कितनी बार है, वो इंफॉर्मेशन कौन देगी, क्लियर है, ठीक। अब देखिए इनको स्टडी करने के लिए सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला तो मैं यहां लिख देता हूं, Q इक्वल टू m टू द पावर a, n टू द पावर b, t टू द पावर c। अब इसको स्टडी करने के लिए अलग अलग ड्राइव क्वांटिटी के लिए हम कुछ बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूले याद करेंगे, कुछ बेसिक डायमेंशन याद रखेंगे। तो वो डायमेंशन कितनी होती है, तो आंसर आपको फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ेंगे फिर से वही जाएगी, क्योंकि मैंने अभी आपको इतनी देर से बता रहा हूं कि डिराइव क्वांटिटी को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाँ, तो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखना ही क्या कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखिए, तो पहले हमको क्या होनी चाहिए, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज और इधर क्या लिखेंगे हम, डायमेंशन। अब बताइए फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, फर्स्ट लेंथ। अब लेंथ में क्या आता है, L। तो इस L को हमने लिया और डायमेंशन का नाम रख दिया L या डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन को लिया डायमेंशनल फॉर्मूला। तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, L होता है, ओनली L। मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने बनाया M लेटर से, कैपिटल M। डन, याद हो गया। टाइम, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने बनाया कैपिटल T। डन। इसके बाद ये तीनों तो हमने
इनके कैपिटल लेटर ले लिए फर्स्ट पर, तो ये बन गया। अब आगे की जो डायमेंशन हमको बनानी थी, जैसे हम जानते हैं एरिया का एरिया लेंथ, एक बार लेंथ दो बार लेंथ पर डिपेंड करता है। अब सर्दी पड़ रही, गर्मी पड़ रही, क्या उसका एरिया 5 मीटर स्क्वायर से बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो अंदर कुछ नहीं होता। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे में भी आप कल नापोगे ना इस ऑब्जेक्ट की एरिया को, तभी वो 5 मीटर स्क्वायर रहेगा। तो इसका मतलब टाइम से, टेम्परेचर से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए वो वाली जो टेम्परेचर वाली क्वांटिटी है, टाइम वाली जो क्वांटिटी है, वो एरिया की डायमेंशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देता है आपको। अब हमको टेम्परेचर बनाना है। क्या बनाना है? तो टेम्परेचर का हमने यूनिट क्या बनाया था अपना? केल्विन। तो उसी सिंबल को हमने डायमेंशनल फॉर्मूला रख दिया। तो हमने यूज किया के, और कभी कभी हम यूज करेंगे थीटा। तो इन दोनों में से कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए। किसके लिए? टेम्परेचर के लिए। डन। इसके बाद हम लोग लेंगे क्या था? करंट। तो करंट का यूनिट बताइए? एम्पियर। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए यूनिट क्या बनाया था बहुत बड़ा? इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए क्या बनाया हमने? ओनली MOL। तो इस तरह से आपको 7 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले याद होना चाहिए। लेंथ का M होता है, मास का M होता है, टाइम का T होता है, टेम्परेचर का K या थीटा होता है, करंट का A होता है, इंटेंसिटी का CD होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। कुछ बेसिक चीजें और, ताकि कल के लेक्चर में हम डायमेंशनल फॉर्मूला को समझ सकें। तो बेसिक चीजें और याद रखिए, जैसे रेडियस, ब्रेथ, हाइट, और बताइए आर, रेडियस हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, डेप्थ, और बताइए वेव लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, डायमीटर। ठीक है, और बताइए रेडियस, ब्रेथ, हाइट, आर, डेप्थ, वेवलेंथ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। इनमें से अगर आपको कोई भी क्वांटिटी नजर आ जाए ना, सबका मीनिंग एक ही होता है, जिसका नाम हमने रखा है लेंथ। और लेंथ की 2 चीजें याद रखिए, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल। इनमें से कुछ भी नजर आ जाएगा, आप उसका यूनिट को मीटर लिखोगे, जो कि SI यूनिट है, और आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा क्या लिखोगे? एल। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने जाना कि डायमेंशन क्या होती है, उनका एनालिसिस क्या होता है, और हमने देखा कि वो कितने टाइप्स की होती है और किस तरह से उनके बदलने से हमारी फिजिकल क्वांटिटी पर इफेक्ट पड़ता है, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला